दक्षिण नाम भी है जिसको हम लोग ज्ञानगंज बोलते हैं। तो तिब्बत में एक धर्मगुरु हैं, बौद्ध गुरु हैं, जिनको बोलते हैं ली सांग। तो ली सांग ने जो हमारा वास्तु विज्ञान है उसका अध्ययन किया, उसको देखा कि क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें भूमि समतल नहीं होती है, तो उसमें बहुत सारी जो वास्तु के जो नियम और पद्धति लागू होती हैं वो समतल के अनुरूप नहीं होती। जैसे उसका ढलान देखेंगे, ढलान का एक और होना, वो समतल नहीं होगा। पानी का अगर वो देखेंगे साधन, वो भी उसमें भी भिन्नता है, जल वायु में भी भिन्नता है। तो उन्होंने देखा कि हम इस अपने दोषों को, भवन के दोषों को कैसे दूर करें। तो वहां से एक उसका परिवर्तन हुआ। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो ली सांग। ली सांग की जो पत्नी थी वो तोशी, उनके एक बेटा और बेटी, बेटी का नाम फे फे, और उनका पुत्र बड़े फेमस हुए हैं, आपने सुना होगा हुएन सांग, जो चीनी यात्री के नाम पे जिन्होंने भारतवर्ष की यात्रा की। उनका उद्देश्य इस विद्या को पूर्णतया उसका ज्ञान प्राप्त करने का था। तो अगर देखें कि जैसे हमारा वास्तु विज्ञान है तो उसमें पंच तत्वों के आधार पर ही उसको वास्तु विज्ञान को लिया है। पंच तत्व कौन से हैं? सबसे प्रथम तत्व जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं धरती, उसके उपरांत जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये हमारे जो वास्तु विज्ञान है उसके मूल तत्व हैं। और इसके वास्तु विज्ञान के अंतर्गत 4 दिशाएं और उनके 4 कोण, यानी कि 8 पूरे हो गए, 8 हो गए, 4 दिशाएं 4 कोण, अष्ट भेदक। तो इसमें 8 भेद होते हैं वास्तु विज्ञान के अंदर। ऐसे ही फेंग शुई में भी दोषों के निराकरण के लिए एक यंत्र का निर्माण होता है जिसको हम पाकुआ और बागुआ बोलते हैं। उसमें भी अष्टकोणीय होता है वो। तो वो भी एक प्रकार का यंत्र है। जैसे आपने देखा होगा हमारे प्राचीन जो हमारा धर्म साहित्य है उसमें भिन्न भिन्न देवी देवताओं के यंत्र होते हैं। उसमें भूपुर होता है, बीच में त्रिकोण होता है, बीच में षटकोण होता है, बिंदु होती हैं। ऐसे ही उस पाकुआ या बागुआ में उसके अंदर ट्राई लाइन होती हैं, जिसको ट्राईग्राम भी बोलते हैं। 3 रेखाओं से युक्त होता है। उसके 8 कोणों के अंदर अलग अलग 3 रेखाएं होती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ आधी होती हैं। ऐसे वो महत्वपूर्ण, केवल एक ही उस पे आधार पे उसको बनाया गया है अष्ट दोषों के निवारण के लिए। हमारा जो वास्तु विज्ञान है उसमें भी अष्ट भेद होते हैं। उसमें जो मुख्य उसकी जो दिशाएं होती हैं, ईशान, पूर्व और उत्तर। उसके विपरीत जो 3 दिशाएं होती हैं, नैऋत्य, दक्षिण और पश्चिम। इनके जो 2 मध्य भाग को जो विभाजित करती हैं, आग्नेय और वायव्य, उनका मध्य बिंदु होता है। 3 ऊपर की शुभ और 3 नीचे की अशुभ। तो ये अष्टभेदक मूल सूत्र है वास्तु विज्ञान का। ऐसे ही उसके निराकरण के लिए फेंग शुई में भी उसको बनाया पाकुआ या बागुआ, जिसमें अष्टकोण और उसमें ट्राईग्राम है। उनके धातुओं के, उनके दिशाओं के अनुरूप उनका संधान करते हैं यहाँ पर। तो हमारे यहाँ जैसे पंचतत्व है, ऐसे ही फेंग शुई में 5 तत्व लिए हैं। उसमें सबसे प्रथम पृथ्वी, जल, वायु और आपका अग्नि हो गया, धातुएं हो गई। भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं हैं। इनका समायोजन, इनका संतुलन करना ही, इनके पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करना ही फेंग शुई के अंतर्गत है। तो हम अगर इन पंच तत्वों का समुचित संधान करें तो हमारा उस निवास की वैभवता, उसमें कहा है कि देवता और मनुष्य साथ साथ रहने लगेंगे उसमें, भूखंड के अंदर। पंडित जी, वाकई मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बारीकी से आपने विस्तार से दर्शकों को समझाया है जी, उनको मायने समझ में आए होंगे कि फेंग शुई क्या अहमियत हमारी जिंदगी में और किस तरह से परिपूर्ण रूप से ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। देखिए, हम लोग क्या होता है कि हम लोग हमारा के सब हम लोग भारतीय हैं और हमारा वास्तु विज्ञान पर हम उसका पूर्ण रूपेण उसका भी पालन नहीं करते। वहां पर क्या है कि पूर्वोत्तर में अगर आप देखें, पूर्वोत्तर एशिया में अगर देखें तो जो उनका जो फेंग शुई है उनको वो उसका पूर्णतया पालन करते हैं। अगर उनके यहाँ शौचालय कैसा हो, इसको ठीक करने के लिए क्या साधन है, आपके भूखंड के बाहर जहरीले बाण जो होते हैं अगर वो है तो हम उनका निदान कैसे करेंगे, अगर आपके दरवाजे में दोष है हम उसका निदान कैसे करेंगे, छत में दोष है हम उसका निदान करेंगे।
तो उन्होंने उस विज्ञान को इतना विस्तृत किया कि बिना तोड़ फोड़ के, आप 100% की बात मत कीजिए, 101% आप बिना तोड़ फोड़ के उस नेगेटिविटी को आप समाप्त कर सकते हैं, पॉजिटिविटी वहां पैदा करेंगे। यानी कि जिसको हमारे फेंग शुई में ची बोलते हैं, जो एक आकाशीय ऊर्जा होती है, ब्रह्मांड की एक ऊर्जा होती है, दोनों स्वरूप में होती है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है फेंग शुई में कि हम उस ऋणात्मक जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको बदल दें पॉजिटिव ऊर्जा में। यही एक कला है फेंग शुई की। पंडित जी, इस वक्त समाचार प्लस के जो दर्शक हैं उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश के, वो हर तबके से जुड़े हुए हैं और हर किसी के लिए इस जो विद्या है इसके अलग अलग मायने हैं। कोई इसे बहुत अच्छे समझ भी गया होगा, लेकिन अगर हम इसको और थोड़े सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो परिस्थितियों को अपने मन मुताबिक बैठाना, मानसिक कलेश ना हो, सुख शांति समृद्धि हो, हर जो चीज है घर में, चाहे कोना कोई भी हो, चाहे वो पर्दे से लेकर वस्तुएं हो, कहाँ पर रखी रहनी चाहिए, कहाँ पर नहीं रखे रहने चाहिए, इससे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। जी जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस स्थान का स्वामी या तत्व कौन सा है। धातु तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। अगर उसके विरोधी तत्व को वहां अगर स्थापित करेंगे तो उसमें वो विस्फोट करेगा, उसमें उत्पात कर देगा वो। तो हमें ध्यान रखना कि हमें ज्ञान होना चाहिए किस कोण या किस स्वामी का तत्व कौन सा है, हम उसके अनुकूल ही वस्तुओं को स्थापित करें। और जो फेंग शुई के अंदर जो वस्तु होते हैं, टोटल अभी तक जो टोटल वस्तुओं का संधान किया है, छोटी मोटी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारे सेलेस्टिक एनिमल्स हैं, बहुत सारे क्रिस्टल की बनी हुई वस्तुएं हैं, उसमें पवन घंटियां हैं। अगर हम टोटल लें तो 214 उसमें रेमेडी है। अरे बाप रे जी, 214 रेमेडी हैं, यानी कि आपके बिना तोड़फोड़ के, बिल्कुल तोड़फोड़ की आपको अपने भवन या भूखंड में आवश्यकता नहीं है। इनको स्थापित करके आप उसका निराकरण कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। लेकिन निराकरण करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। जी जी, मैं जानना चाह रहा था कि घर होता है, जी, घर के बहुत सारे कोने होते हैं, कमरे होते हैं, जी, प्रवेश द्वार से लेकर आगे तक कई ऐसे पड़ाव होते हैं जहाँ से रहने वाला जो स्वामी है वो गुजरता है। जी, गुजरता है। सबसे अहम जो जगह होती है वो कौन सी होती है और किस वस्तु के जरिए, फेंग शुई के जरिए हम समस्या से निराकरण पा सकते हैं? देखिए, भवन का जो सबसे मुख्य जो है वो उसका द्वार। भवन को देखें तो उसमें जब आप प्रवेश करते हैं तो उसका द्वार बड़ा अहम होता है। उसमें कभी कभी क्या है कि द्वार से ही आपके भूखंड के द्वार के सामने से ही दोषों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। जैसे उन उत्पत्ति को हम कहते हैं जहरीले बाण या विषाक्त बाण कहते हैं, उसमें जहरीले तीर भी बोलते हैं, पॉइजन एरो। तो पॉइजन एरो क्या होता है? भूखंड का एक भूखंड में पॉइजन एरो क्या है? यानी कि आपके मकान में दोष नहीं है, मकान के सामने दोष है। कैसे दोष? आपके भवन के सामने कोई गंदा नाला है, वो एक दोष हो गया, वो एक जहरीला बाण। आपके भूखंड के सामने कोई बिजली का पोल या टेलीफोन का खंभा लगा हुआ है, आपके सामने कोई बड़ा वृक्ष, भारी वृक्ष लगा हुआ है आपके गेट के सामने, वो एक दोष हो गया। या वहाँ पे आके सड़क खत्म हो रही है, बहुत ही गंभीर दोष है और इनका ज्यादातर लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ध्यान नहीं रखते हैं। मैं पंडित जी एक मिनट रुकना चाहूंगा जी। आपकी बातें सुनकर दर्शकों में भी उत्सुकता देखने को मिल रही है। जी जी। उनसे जानते हैं उनकी समस्या क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कानपुर से रूपाली जुड़ गई हैं। रूपाली, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रूपाली, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग हम लोगों को बर्थडे गिफ्ट में लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करते हैं। जी। तो पंडित जी ये बताइए, जैसे फेंग शुई में हम लोग उसको मतलब एक अगर हमारे घर में मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है तो हमें किस तरह के लाफिंग बुद्धा और किस दिशा में रखने चाहिए जो हमें उसको सही वो मिले? जी जी, तो देखिए हम अब लोग थोड़ा देर में उधर ही आएंगे, पर लाफिंग बुद्धा के बारे में जैसे इन्होंने बहन जी ने पूछा है तो मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा विस्तृत ज्ञान है। लाफिंग बुद्धा, जो लाफिंग बुद्धा हुए हैं, भगवान विष्णु का एक स्वरूप माना है। भगवान विष्णु के ये स्वरूप, जैसे एक ग्रह, 9 ग्रह हमारे शास्त्र में, और प्रत्येक ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है, टोटल 27 नक्षत्र हो गए। ऐसे ही जो हमारे जो फेंग शुई या जिनको कहें वास्तु के जो विद्वान हैं, उन्होंने संधान किया भगवान विष्णु के 27 स्वरूपों का, जो बुद्धा के रूप में है, जिसको लाफिंग बुद्धा बोलते हैं। लाफिंग बुद्धा मीन्स हंसते हुए बुद्ध भगवान, जिनका पेट बड़ा हुआ है, बड़े लंबे लंबे कान, जो दीर्घायु के द्योतक होते हैं, जिनके लंबे कान होते हैं। जी कार्यक्रम के जब आगे हम बढ़ेंगे तो इसी से चर्चा करेंगे कि लाफिंग बुद्धा भी
अलग तरह के होते हैं। जी जी। और साथ ही साथ कई लोग इसे गिफ्ट भी करते हैं। जी, गिफ्ट भी। इन मायनों को हम समझेंगे। जी। फिलहाल हम एक छोटे से विराम के लिए रुक रहे हैं। विराम के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी और चर्चा। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। अरे भैया एक मिनट रुकना। भैया रुकना। आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, चला रे दीदियों, चला रे भैया। अभी आंगनवाड़ी जाना जरूरी था क्या? हाँ। मतलब? अरे क्या आप नहीं जानते आंगनवाड़ी के कार्यों के बारे में? नवजात शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सच्ची साथिन है आंगनवाड़ी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भकाल व गर्भोपरांत महिलाओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के सहयोग से कराने का कार्य करती है आंगनवाड़ी बहन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन आदि को पूरक पोषाहार के रूप में लाभार्थियों को वितरित करती है आंगनवाड़ी बहन। किशोरियों में होते बदलाव की जानकारी व सलाह। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ भी शाला पूर्व की शिक्षा में देती है आंगनवाड़ी बहन। खून की कमी वाली किशोरियों, जोखिम समूह वाली गर्भवतियों और गंभीर कुपोषित बच्चों को भी सेवा प्रदान करती है आंगनवाड़ी बहन। मां के दूध में प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक का स्तनपान कराने की सलाह देती है आंगनवाड़ी बहन। प्रत्येक शनिवार को 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण की शिक्षा देती है ANM मुख्य सेविका व आंगनवाड़ी बहन। स्वस्थ माता बन स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, तब बनता है स्वस्थ समाज। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे, और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके सितारे में कि आखिरकार फेंग शुई क्या है और हमारी जिंदगी में इसके क्या मायने हैं, क्या महत्व है। और इस चर्चा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पंडित दिवाकर शर्मा जी। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे लाफिंग बुद्धा के बारे में कि लाफिंग बुद्धा कितने प्रकार के होते हैं, और एक और सवाल उठता है कि क्या किसी से गिफ्ट में लेना चाहिए, इसमें कितनी बात में सच्चाई है, क्या आप खरीद भी सकते हैं? जी देखिए, फेंग शुई के बारे में, हर एक विज्ञान के बारे में भ्रांतियां होती हैं। कोई भी विज्ञान ने, कुछ लोगों का, हमारे बहुत सारे कुछ लोगों का ये मानना है कि साहब ये जो फेंग शुई है ये चाइना में ही काम करती है, या जो पूर्व उत्तर के जो एशिया का भाग है वहाँ पे जो देश हैं उनकी ये विधा है और वहीं पर काम करती है। ऐसा नहीं है, ये एक विज्ञान है और वास्तु विज्ञान का एक भाग है फेंग शुई।
जैसे अब अगर आप करें कि साहब ये वस्तु विशेष यहीं पर काम करेगी, ऐसा असंभव। लाल मिर्च है उसको यहाँ पर आंख में डाल लें या चाइना में डालें, वो वहीं पे काम करेगी दोनों चीज। या जो चाइना का बना हुआ तमंचा है कि साहब यहाँ काम नहीं करेगा, वो चाइना, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि जो ये वस्तु हैं, यदि इनको हम उचित स्थान पे और निर्धारित समय के अंदर रखें, उचित समय के अंदर रखें, तो ये अपना पूर्णतः काम करते हैं। जैसे आप लाफिंग बुद्धा